कहते हैं हर वो चीज़ जो कमज़ोर दिखती है वो सच में कमज़ोर नहीं होती। कभी कभी अंधेरा सबसे शांत चेहरे के पीछे छुपा होता है। एक कहानी है अदिति की, जिसने एक दिन सिर्फ किसी की मदद करने के लिए कदम बढ़ाया और धीरे धीरे खुद एक ऐसे जाल में फंस गई जहाँ से निकलना आसान नहीं था। अदिति अपनी परिवार के साथ अभी अभी एक छोटे से गांव में रहने आई थी। शांत सा गांव जहाँ शाम होते ही चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था। एक दिन स्कूल से घर लौटते वक्त उसकी नज़र सड़क किनारे खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। कमज़ोर शरीर, कांपते हुए हाथ। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी रुक नहीं रहा था। अदिति रुकती है और उसकी मदद करने का फैसला करती है, और वहीं से सब शुरू होता है। वो बूढ़ी औरत अपने घर तक छोड़ने के लिए कहती है और बताती है कि उसका घर पास ही है, लेकिन वो पास धीरे धीरे बहुत दूर होता चला जाता है। रास्ता खत्म होता है, सामने सिर्फ जंगल रह जाता है। ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा, और उसी जंगल के अंदर एक पुराना टूटा हुआ घर, जिसे देखकर ही अजीब सा महसूस हो। अदिति एक पल के लिए रुकती है, लेकिन फिर अपने डर को नजरअंदाज कर देती है। घर के अंदर माहौल भारी था, जैसे हवा भी वहां ठहरी हुई हो। वो बूढ़ी औरत अदिति से एक काम करने को कहती है, एक अजीब सा मिश्रण बनाने को। वो हर कदम पर उसे बताती है क्या लेना है, कैसे बनाना है। अदिति वैसा ही करती है, और जब वो मिश्रण उसे देती है तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है, और उसी के बदले वो अदिति को एक मौका देती है, एक इच्छा पूरी करने का। अदिति अपने छोटे भाई के लिए इच्छा मांगती है, जो चल नहीं पाता था, कि वो ठीक हो जाए। वो औरत उसकी बात मान लेती है, लेकिन एक शर्त के साथ। अदिति को हर शाम वहां आना होगा। उस दिन जब अदिति घर पहुंचती है तो जो वो देखती है उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। उसका भाई चल रहा था, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने पैरों पर। अदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुशी इतनी बड़ी होती है कि वो कुछ भी सवाल नहीं करती। अब ये रोज का हिस्सा बन जाता है। हर शाम अदिति जंगल जाती है, वही अजीब सा मिश्रण बनाती है, कुछ समय वहां बिताती है और वापस आ जाती है। दिन बीतते जाते हैं, सब कुछ सामान्य लगता है, शांत। लेकिन अंधेरा कभी जल्दी नहीं आता, वो धीरे धीरे बढ़ता है। एक शाम को वो बूढ़ी औरत अदिति को अगले दिन सुबह आने को कहती है, ताकि वो धूप में थोड़ा चल सके। अगले दिन अदिति उससे मिलने दिन में जाती है और उसके साथ थोड़ा जंगल में चलती है। लेकिन अगले दिन स्कूल में करण, उसका दोस्त, उसके पास आता है और पूछता है कि वो कल सुबह जंगल में अकेले क्यों चल रही थी। अदिति उसे बताती है कि वो एक बूढ़ी औरत के साथ थी। तब करण उसे एक तस्वीर दिखाता है। उस तस्वीर में अदिति जंगल में चल रही होती है, लेकिन अकेली, उसके साथ कोई नहीं होता। अदिति फोटो देखकर घबरा जाती है। उस शाम अदिति और करण दोनों जंगल जाते हैं। वो दोनों छुपते हुए धीरे धीरे उस घर के पास पहुंचते हैं। अदिति को सब कुछ साफ दिखाई देती है, घर भी और वो बूढ़ी औरत भी। करण को घर दिखाई देता है, लेकिन उसे वो बूढ़ी औरत दिखाई नहीं देती। वो बार बार इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। फिर वो एक फोटो खींचता है, लेकिन फोटो में भी वो बूढ़ी औरत दिखाई नहीं देती। यही से दोनों को समझ आ जाता है कि वो बूढ़ी औरत सिर्फ अदिति को ही दिखाई देती है। डर अब सच बन चुका था, एक अजीब सा डर जो अब साफ महसूस हो रहा था। उस शाम अदिति ने वहां ना जाने का फैसला किया, लेकिन उसी रात उसका भाई अचानक गिर पड़ता है। उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत फिर से बिगड़ गई है, और इस बार पहले से भी ज्यादा गंभीर है। अदिति वहीं खड़ी रह जाती है, जैसे सब कुछ रुक गया हो, और धीरे धीरे उसे वो बूढ़ी औरत की बात याद आती है, हर शाम वहां आने की शर्त। अगले दिन अदिति फिर जंगल जाती है, जैसे हर दिन जाती थी। वो उस बूढ़ी औरत से मिलती है और हमेशा की तरह वो अजीब सा मिश्रण बनाना शुरू करती है।
करण इस बार उसका पीछा करता है, चुपचाप, और सब कुछ रिकॉर्ड करता है। बाद में वो अदिति को वो वीडियो दिखाता है और जो वो देखती है उसे यकीन नहीं होता। वो कोई सामान्य मिश्रण नहीं बना रही होती, वो हड्डियाँ पीस रही होती है, उसे बारीक पाउडर बना रही होती है, उसे दूध में मिला रही होती है और अपने ही खून की एक बूंद उसमें डाल रही होती है। अदिति ये सब देखकर घबरा जाती है, क्योंकि उसे इसमें से कुछ भी याद नहीं होता। यही से दोनों को समझ आता है कि हर बार जब वो ये मिश्रण बनाती है वो होश में नहीं होती। करण उसे अखबार दिखाता है, गांव से बच्चे गायब हो रहे होते हैं। दोनों फिर जंगल जाते हैं और उन्हें घर के पास एक बड़ा खोखला पेड़ मिलता है जिसके अंदर जली हुई हड्डियां होती है, छोटे बच्चों की। और अचानक सब कुछ समझ आने लगता है। अदिति को एक बात याद आती है जो उस बूढ़ी औरत ने पहले कही थी कि उसे उसकी ज़रूरत है, रेड मून के रात तक। अब सब साफ हो चुका था। वो बूढ़ी औरत कोई आम इंसान नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी और अदिति उसका चुना हुआ शिकार थी। लेकिन अदिति हार मानने वाली नहीं थी। उस शाम वो फिर से जंगल जाती है, सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश करती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो उस बूढ़ी औरत से बातें करती है, उससे सवाल पूछती है और जानबूझकर हर बात को जोर से दोहराती है ताकि करण जो बाहर खड़ा होता है सब सुन सके। इसी दौरान उसे उस औरत के बारे में कुछ बातें पता चलती है, उसका नाम और उसके बारे में कुछ पुरानी बातें। बाद में जब अदिति घर से बाहर आती है उसे कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन करण जो सब कुछ सुन चुका था इसीलिए उसको सब कुछ याद रहता है। अब उन्हें उस बूढ़ी औरत का नाम पता चल चुका था, चंद्रिका। दोनों इंटरनेट पर सर्च करते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक पुराना ब्लॉग मिलता है जिसमें उसके बारे में जानकारी होती है। उसमें लिखा होता है कि वो चुड़ैल हर ब्लड मून से पहले आती है, एक लड़की को चुनती है, उसे अपने जाल में फंसाती है और उससे एक अजीब सा मिश्रण बनवाती है और आखिर में उस लड़की की बलि चढ़ा देती है ताकि वो जिंदा रह सके सालों तक। दोनों उस ब्लॉग के लेखक से संपर्क करते हैं। फोन पर एक बूढ़ा आदमी बात करता है और चंद्रिका नाम सुन के उसकी आवाज में डर साफ महसूस होता है। वो उन्हें चेतावनी देता है कि अगर कोई चुना जा चुका है तो उससे बचाना आसान नहीं होता। अगर वो उस चुड़ैल के घर जाना बंद कर दे तो वो उसके अपनों को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन एक तरीका है, उसके उस अजीब से मिश्रण को बिगाड़ देना। अगर वो सही तरह से तैयार ना हो तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है। अगले दिन दोनों ने तैयारी शुरू की। उन्होंने हड्डियां बदल दी और उनकी जगह जानवर की हड्डियां रख दी और खून के लिए उन्होंने एक छोटी सी चाल चली। अदिति की उंगली पर एक पतली सी रबर की परत लगा दी जिनमें जानवर का खून भरा हुआ था, ताकि जब वो अपनी उंगली चुभोए तो उसका खुद का खून नहीं बल्कि वही भरा हुआ खून बाहर आए। शाम होती है और इसी रात को ब्लड मून थी। अदिति उस घर में जाती है और हमेशा की तरह वो होश खो देती है। वो वही अजीब सा मिश्रण बनाती है, सब कुछ योजना के अनुसार होता है, लेकिन अचानक वो बूढ़ी औरत उसे बेहोश कर देती है। रात हुई, ब्लड मून के लिए कुछ ही पल थे। अदिति को होश आता है और वो खुद को उस खोखले पेड़ के अंदर रस्सियों से बंधा हुआ पाती है। आधी रात होती है, ब्लड मून निकल आता है। वो बूढ़ी औरत वो मिश्रण पीती है और अपना जादू शुरू करती है। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगता है। अदिति डर जाती है, उसे लगता है कि योजना असफल हो गई। वो मिश्रण उस पर असर नहीं कर रहा था। करण चुपचाप अंदर आता है और अदिति को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत उसे देख लेती है। वो दोनों को वहीं रोक देती है। उनके शरीर जैसे जम जाते हैं, वो हिल भी नहीं पाते। फिर वो अपना जादू शुरू करती है। बलि देने का समय आ चुका था, लेकिन तभी कुछ बदलने लगता है। उसकी आवाज़ कमज़ोर होने लगती है
उसका शरीर कांपने लगता है और वो अदिति की तरफ देखती है गुस्से से। उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ चाल चली गई है और अचानक वो ज़मीन पर गिर जाती है चिल्लाते हुए, और धीरे धीरे वो हवा में घुलने लगती है और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो जाती है। पेड़ में आग लग जाती है, घर जलने लगता है और उसी के साथ उसका जादू भी खत्म हो जाता है। अदिति और करण भागते हैं बिना पीछे देखे। फिर अदिति अस्पताल पहुंचती है। उसका भाई जिंदा होता है, कमज़ोर लेकिन सुरक्षित। डॉक्टर बताते हैं कि अब उसकी हालात सुधर रहा है, लेकिन वो अभी भी चल नहीं पा रहा था। फिर भी वो खतरे से बाहर होता है। पहली बार अदिति को लगता है कि वो आज़ाद है।